नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, शिविर में बने रहने के उपाय। इस पे हम चल रहे थे। अब चलते हैं आपके पैराग्राफ पे। एक बार लैंसिंग ने ठीक ही कहा था, कुछ ना कुछ ऐसे तो ज़रूर होना चाहिए जिनके कारण तुम अपना विवेक खो बैठो, वरना तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ और नहीं है। एक असामान्य परिस्थिति के लिए एक असामान्य प्रतिक्रिया को ही सामान्य बर्ताव माना जाएगा। हम मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं कि किसी भी असामान्य हालात के लिए इंसान की प्रतिक्रिया भी असामान्य ही होती है। बंदी शिविर में दाखिले होने पर किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी मन की असामान्य अवस्था को ही दिखाती है। अगर तटस्थ भाव से देखा जाए तो यह सामान्य बात ही है। यह बाद में समझ आएगा कि उन हालात पर यह बस एक तयशुदा प्रतिक्रिया थी। जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही दिनों में इन प्रतिक्रियाओं में बदलाव आने लगा। बंदी पहले से दूसरे चरण में आ गए। इस चरण तक आते आते कैदी भावनात्मक रूप से मर चुके थे। बंदियों की मानसिक अवस्था में बदलाव। पहले बताई गई प्रतिक्रियाओं के अलावा नए बंदी दूसरे बंदियों के उन गहरे तकलीफदेह भावों की पीड़ा को भी महसूस करते थे जिसे वह सबके सामने दिखाना नहीं चाहते थे। कैदी की अपने घर व परिवार के लिए गहरी तड़प सबसे पहले सामने आती थी। कई बार यह इतनी तीव्र और गहरी हो उठती कि उसे ऐसा लगता जैसे वह तड़प ही उसे निगल जाएगी। इसके बाद उसके मन में घृणा का भाव जागता। उसे उस सारी बदसूरती से घृणा होने लगती जो उसके आसपास फैली थी, भले ही वह सिर्फ अपने बाहरी रूपों में ही क्यों न हो। अधिकतर बंदियों को फटेहाल चितड़े से बनी वर्दी पहनने की मिलती, जिसकी तुलना में शायद खेतों में कौओं को भगाने के लिए लगाए गए कागब घोड़े सुंदर दिखते होंगे। शिविर के झोपड़ियां के बीच कीचड़ फैली रहता। कोई उसे जितना भी साफ करने की कोशिश करता, उसे उतना ही अधिक उसके संपर्क में आना पड़ता। नए कैदियों को बड़े ही चाव से उन दलों के बारे में विस्तार से बताया जाता जिन्हें शौचालय साफ करने और मल ढोने का काम करना होता था। हमेशा की तरह ढलान युक्त खेतों की ओर मल ढोते समय कुछ गंदगी छल कर ढोने वाले के चेहरे पर आ जाती। अगर वह घृणा जाहिर करता या अपने मुंह साफ करने की कोशिश करता तो कापो यानी सिपाही का कूड़ा बरस जाता था। इसलिए सारे बंदी जल्द ही सामान्य प्रतिक्रिया देना बंद कर देते थे। पहले जब कोई बंदी किसी दूसरे समूह को सजा के रूप में दी गई परेडों का दृश्य देखता तो अपना मुंह फेर लेता। वह सहन नहीं कर पाता था कि उसके साथी सजा के नाम पर घंटों परेड में जुटे रहे और बदले में मुक्के और घूंसे खाते रहे। कई सप्ताह गुजर गए। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुबह के समय जब पौं भी नहीं फटी थी, अपने दरवाजों के पास खड़े बंदी अपने दल के साथ परेड के लिए तैयार थे। तभी एक कैदी ने किसी की चीख सुनी। उसके एक साथी को ठोकर मारकर गिराया गया था। वह झटके से उठाकर दोबारा ठोकर मारकर पटका गया, और लेकिन उसका कसूर क्या था? दरअसल उसे उस दिन बुखार था, पर उसने अपनी बीमारी की सूचना गलत समय पर दी थी। उसे इस बात के लिए सजा दी गई जा रही थी कि उसने अपने काम से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया। उस समय उसके स्थान पर दूसरे बंदी को काम के लिए नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में पहुंच चुके बंदी अब ऐसे दृश्य देख कर अपने मुंह नहीं फेरते थे। तब तक उनकी भावनाएं धुंधलाकर करीबन मर चुकी होती थी और वे ऐसे दृश्य को बड़ी उदासीनता के ताकतों से देखते थे। एक और उदाहरण, इस आदमी ने खुद को रोगियों की कक्ष से बाहर पाया। उसे उम्मीद थी कि उसे शिविर में ही हल्का काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, जो कि चोट, बुखार या शरीर में सूजन के कारण कभी कभी मिल जाया करती थी। तभी वहाँ एक 12 साल के बच्चे को लाया गया। शायद उसे घंटों बर्फ में खड़े रहने की सजा दी गई थी, या फिर उसे जूते पहने बिना ही शिविर के बाहर घंटों काम करते हुए बीमार हो गया होगा। उसके पैरों की उंगलियों में शीतदंश हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें चुन चुन कर चिमटी से निकाला, वरना गैंग्रीन से हालात और भी खराब हो सकती थी। अब हमारे दर्शक बंदी नाराजगी, डर, खीज और तरस खाने जैसे भावों को महसूस नहीं कर पाते थे। शिविर में कुछ ही सप्ताह रहने के बाद उन्हें लिए कष्ट सहते लोग, मंडासन हालात वाले लोग तथा मृतक इतने आम हो गए थे कि अब वह यह सब उन्हें भावुक नहीं कर सकता था। मैंने भी टाइप्स
एक संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों की झोपड़ी में कुछ समय बिताया। इन रोगियों के बहुत तेज बुखार था और इनमें से अधिकतर वह बेसुध पड़े रहते थे। इन अनेक रोगी तो मरने की कगार पर थे। एक दिन उनमें से एक की मौत हो गई। इसके बाद मैंने बिना किसी भावनात्मक उथल पुथलता के एक ऐसा दृश्य देखा जो हर मौत के बाद यूं ही प्रतिदिन दोहराया जाता था। एक एक करके सारे कैदी उस शव के पास आने लगे जो अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था। एक ने उसका आलू का बचा हुआ भोजन लपक लिया। दूसरे ने तय किया कि लाश की लकड़ी के जूते उसके अपने जूते से बेहतर हो सकते थे और उसने उन्हें बदल लिया। एक तीसरे आदमी ने लाश के कोट के साथ यही किया और एक अन्य आदमी को जो पाकर बेहद खुशी मिली उसे जानकर तो आप भी चकित हो जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे क्या मिला होगा? उसे उस लाश की जेब से एक लंबी डोरी मिली। मैंने यह सब बड़े ही सीधे, सच्चे और विरक्त भाव से देखा। हार कर मैंने एक चिकित्सा सहायक से उस शव का वहां से हटाने की आग्रह किया। उसने शव को टांगों से पकड़कर और दो ऐसे तख्तों पर पंक्तियों के बीच बने बरामदे में लुढ़काने के लिए छोड़ दिया गया जहां पर 50 टाइप्स रोगी के बिस्तर बने हुए थे। वह उस शव को कच्चे उबाड़ खोबाड़ फर्श से घसीटता ले गया। वे खुले स्थान की ओर ले जाने वाली 2 सीढ़ियों हमारे लिए शुरू से पहले ही परेशानी की वजह रही थी, क्योंकि हम सब लंबे समय तक भरपेट भोजन न मिलने की वजह से बहुत दुबले और मरील हो गए थे। शिविर में कुछ ही माह बिताने के बाद हम उन 6-6 इंच की ऊंची पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लायक नहीं रह गए थे। कमजोरी के कारण हमें किसी चौपाई की तरह अपने हाथों पर भार देते हुए अपने आप को सीढ़ियों से ऊपर घसीटना पड़ता था। शव को घसीटकर ले जाने वाली व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बहुत जोर लगाते हुए अपने आप को हिलाया और फिर शव को घसीटना आरंभ किया। पहले पैर, फिर धड़, अंत में एक विचित्र से गनगनाते हुए स्वर में शव के सिर उन 2 सीढ़ियों से जा टकराया। मेरी जगह झोपड़ी के ठीक दूसरी ओर एक छोटी सी खिड़की के पास थी। मैं अपने डंडे हाथों में थामे हुए सूप के कटोरे से बुखड़ों की तरह गर्म सूप गुटक रहा था। अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। अभी जिस लाश को बैरक से हटाया गया था वहां पड़ी खुली आंखों से मुझे ही ताक रहा था। 2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात की थी, पर यह दृश्य देखने के बाद भी मैं बेलैग होकर अपना सूप पीता रहा। अगर पेशेवर रुचि के चलते मेरे भावों की कमी ने मुझे हैरान नहीं किया होता तो शायद मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरी कोई भावना शामिल नहीं थी। बंदी की उदासीनता, भावनाओं की विस्फोट तथा यह सोच रखना कि बस अब वह किसी की परवाह नहीं करता, ये सब ऐसे ही लक्षण थे जो कैदियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में उभरते थे और धीरे धीरे उस दिन प्रतिदिन की मार पिटाई और अवहेलना के लिए असंवेदनशील बना देते थे। इस असंवेदनशीलता के जरिए बंदी स्वयं को इर्द गिर्द जरूरी बचावकारी खोल का निर्माण कर लेते थे। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। देखिए कैसे कैसे इनकी पीड़ा बढ़ते जा रही है, कैसे कैसे इनकी सफरिंग बढ़ते जा रही है। इसे हम सीखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।